गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का इनोवेशन इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अपनी एक सीरीज़ चल रही है पीवाईक्यू सीरीज, जिसमें अपन हर एक टॉपिक के अलग अलग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ले रहे हैं और उन्हें किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है और कैसी आपकी अप्रोच रहेगी अगर इसमें से कोई सवाल बनता है तो वो किस तरीके से आप कर सकते हैं, इन सब के बारे में अपन डिस्कशन कर रहे थे। जैसा कि आप जानते हैं कि अपने जो पुरानी सीरीज रही थी उसमें आपने जीओसी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस कर चुके हैं कि पुराने साल में किस तरीके के क्वेश्चंस आ चुके हैं, अगर उनसे कोई क्वेश्चन बनते हैं तो वो किस तरीके से आ जा सकते हैं। दूसरा टॉपिक आज अपन करने वाले हैं, वो करने वाले हैं हाइड्रोकार्बन। ठीक है, हाइड्रोकार्बन से जो पिछले साल में कुछ भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, किस कॉन्सेप्ट पे पूछे गए हैं, किस तरीके से आप उन्हें सॉल्व कर सकते हैं और अगर उनसे सवाल बनते हैं तो वो आप किस तरीके से कर सकते हैं, ये सारी की सारी आप बातें आज की क्लास में करने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। क्या पूछा हुआ है? डाइहेड्रल एंगल ऑफ लीस्ट स्टेबल कन्फॉर्मर्स ऑफ इथेन इज। इथेन के निम्नतम स्थायी संरूपण में द्वितल कौन सा होगा? ठीक है, कि आपका जो इथेन है वो कन्फॉर्मर जो बनाता है उनमें से सबसे जो अस्थायी होगा उनमें आपका द्वितल कौन क्या रहेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि एथेन जो होता है आपके दो तरीके के कन्फॉर्मर में रहता है, एक तो आपका होता है इक्लिप्स ग्रेसित और दूसरा होता है आपका स्टैगर्ड संतृप्त होता है। ठीक है, किस तरीके से बनाता है? देखो, ये आपका सर्कल हाइड्रोजन हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। अगर दूसरा पीछे वाला जो कार्बन होगा उसका हाइड्रोजन ठीक इसके पीछे आए, ये हाइड्रोजन इधर और ये हाइड्रोजन इधर, दूसरा क्या बन सकता है? हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर और एक हाइड्रोजन इधर। ठीक है, इसको जो बोला जाता है इसको बोला जाता है इक्लिप्स्ड और इसको बोला जाता है स्टैगर्ड। और इन दोनों के बीच की जितनी भी आपके संरूपण बनेंगे उन सबको बोला जाता है स्क्यू बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? इक्लिप्स्ड ग्रेसित बोला जाता है और इसको बोला जाता है स्टैगर्ड। ठीक है, संतृप्त बोला जाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या है कि दोनों हाइड्रोजन एक दूसरे के आमने सामने, ये कार्बन कार्बन का बंध है, एक हाइड्रोजन इधर है दूसरा हाइड्रोजन इधर है, तो दोनों हाइड्रोजन एक दूसरे के ऊपर प्रतिकर्षण बल लगाते हैं जिसकी वजह से ये थोड़ा अस्थायी हो जाता है। इस वाले केस में क्या है कि अगर ये कार्बन कार्बन का बंध है तो एक हाइड्रोजन ऊपर है तो दूसरा हाइड्रोजन नीचे की तरफ होगा, एक हाइड्रोजन इधर है दूसरा हाइड्रोजन इधर है, एक हाइड्रोजन इधर और दूसरा हाइड्रोजन इधर, जिसकी वजह से ये जो स्टैगर फॉर्म होती है वो इक्लिप्स के बजाय ज़्यादा स्थायी होती है। तो अपन ये बोल सकते हैं जो आपकी स्टैगर फॉर्म होती है वो थोड़ा ज़्यादा स्थायी होती है और ये आपकी अस्थायी होती है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है? चलो, फिर पूछा क्या गया है कि जो आपकी न्यूनतम स्थायी संरूपण होता है उसमें आपका बंध कौन कितना रहता है, द्वितल कौन कितना रहता है। जैसा कि आप जानते हैं कि एक हाइड्रोजन बिल्कुल दूसरे हाइड्रोजन के पीछे आ रही है, एक हाइड्रोजन इधर तो दूसरी बिल्कुल उसके पीछे आ रही है, तो उन दोनों के बीच में जो बंध कौन रहता है वो इस टाइम पे 0 डिग्री का रहता है। 0 डिग्री का बॉन्ड एंगल दोनों के बीच में रहता है जिसकी वजह से वो अस्थायी संरूपण दिखा रही होती है। ठीक है, ये चीज क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा हुआ है, देखो ध्यान से देखो। हाइड्रोकार्बन ए है, कोई हाइड्रोकार्बन आपका ए है, ये आपने लिख दिया ए आपका कोई हाइड्रोकार्बन है। रिएक्ट विद ब्रोमीन, ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करता है तो ब्रोमीन के साथ आपकी इसकी रिएक्शन लिखवा दी। बाय सब्स्टिट्यूशन मतलब वहां पे वो क्या कर रहा है? प्रतिस्थापन अभिक्रिया दे रहा है। कोई भी हाइड्रोकार्बन ब्रोमीन के साथ अभिक्रिया करके प्रतिस्थापन अभिक्रिया देता है। जैसा कि आप जानते हैं एल्कीन जो होते हैं वो उनकी अभिलाक्षणिक अभिक्रियाएं कौन सी होती है? प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, जबकि एल्कीन और एल्काइन जो होते हैं वो योगज अभिक्रियाएं देना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो ये चीज़ आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हाइड्रोकार्बन आपका होगा वो आपका एल्कीन होने की संभावनाएं हैं। टू फॉर्म एन एल्किल हैलाइड मतलब एल्किल ब्रोमाइड यहाँ पे वो प्रोडक्ट में बना रहा है कि अगर आपकी ए की Br2 के साथ रिएक्शन होती है तो आपका क्या बनता है? एल्किल ब्रोमाइड बनता है। आगे क्या पूछा है देखो, विच बाय वुड्स रिएक्शन, जिसकी अगर आगे वुड्स अभिक्रिया कराई जाए तो वो गैसियस हाइड्रोकार्बन में बदल जाएगा जिसमें 4 कार्बन से
कम आपका यौगिक होना चाहिए। जो यौगिक आपका बनेगा उसमें कार्बन की संख्या होनी वो चाहिए, वो 4 से कम होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर आप इसका वापस से वुड्स अभिक्रिया कराएंगे Na और ड्राई ईथर, शुष्क ईथर के साथ करवाएंगे, क्या बनेगा आपका? 4 कार्बन से कम यौगिक बनना चाहिए, 4 से कम कार्बन का यौगिक आपका बनना चाहिए। चलो देखो, अगर आप इसकी CH3 की करवाते हो तो आपका क्या बनेगा? देखो CH3 CH2 Br, Br2 के साथ प्रतिस्थापन अभिक्रिया करने पे क्या बन रहा है आपका? एथाइल ब्रोमाइड बन रहा है। अगर अब आप इसकी अभिक्रिया किसके साथ कराओगे? Na के साथ कराते हो। ठीक है, वुड्स अभिक्रिया Na के साथ होती है ड्राई ईथर में। क्या बनेगा आपका? CH3 CH2 CH2 CH3, मतलब आपका जो उत्पाद बनेगा उसमें कितने होंगे? 4 कार्बन। लेकिन शर्त क्या दी हुई है कि कार्बन है वो 4 से कम होने चाहिए, मतलब आपका ये इथाइल एथेन है वो यहाँ पे भाग नहीं ले सकता, ये गलत हो जाएगा। अगर आप इसमें Br2 का एडिशन कराते तो ये योगज अभिक्रियाएं देंगे, प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं नहीं देती हैं, ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन 3 है वो आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन 4 आपको क्या दिया हुआ है? मीथेन। इसकी अभिक्रिया करा के देखते हैं। देखो CH4 है, अगर आप इसे Br2 में डालते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में तो आपका क्या बनता है? CH3Br। ठीक है, क्या बनेगा? CH3Br। अब आप इसके किसके साथ अभिक्रिया करेंगे? Na के साथ कराएंगे ड्राई ईथर में। कौन सी अभिक्रिया होगी? ये वुड्स अभिक्रिया होगी। और आपका उत्पाद कैसे बनेगा? CH3 बॉन्ड CH3। आपको जो उत्पाद यहाँ मिलेगा उसमें कितने कार्बन है? 2 कार्बन, मतलब 4 से कम कार्बन है। तो आपका ऑप्शन 4 है वो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। मीथेन की अगर आप Br2 के साथ प्रतिस्थापन अभिक्रिया करवाते हैं तो आपको मिथाइल ब्रोमाइड बनता है, और मिथाइल ब्रोमाइड की फिर आगे अगर आप सोडियम ड्राई ईथर में वुड्स अभिक्रिया करवाते हैं तो आपको इथेन मिल जाता है। यह आपका ऑप्शन डी है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। With respect to the conformers of ethane, which of the following statement is true? एथेन के संरूपण के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? कथन क्या है? देखें, बॉन्ड एंगल चेंजेस बट बॉन्ड लेंथ रिमेन सेम, कि आपका जो आबंध कोण है वो परिवर्तित होता है और जबकि आबंध लंबाई अपरिवर्तित रहती है। याद रखिए, जब भी आप इथेन के या ब्यूटेन के कन्फर्मर बनाते हैं उसमें ना ही बंध की लंबाई बदलती है और ना ही बंध कोण बदलता है। तो पहला ऑप्शन आपका गलत हो गया, क्योंकि बंध कोण में किसी भी तरीके का परिवर्तन नहीं होता है। बोथ बॉन्ड एंगल एंड बॉन्ड लेंथ चेंज, बॉन्ड आबंध कोण और आबंध की लंबाई दोनों बदलती है, ये चीज भी गलत है। बोथ बॉन्ड एंगल एंड बॉन्ड लेंथ रिमेन सेम, दोनों की दोनों वैसे की वैसे रहते हैं, उनमें किसी भी तरीके का परिवर्तन नहीं होता है। ऑप्शन सी है, ऑप्शन 3 है, वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी क्या है? बॉन्ड एंगल रिमेन सेम बट बॉन्ड लेंथ चेंजेस, कि बंध कौन है वो तो समान रहता है लेकिन बंध की लंबाई बदल जाती है, ये भी गलत है। आपका बॉन्ड एंगल और बॉन्ड लेंथ दोनों की दोनों समान रहती है, उसमें किसी भी तरीके का कोई परिवर्तन नहीं आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या पूछ रहा है? इन द फॉलोइंग द मोस्ट स्टेबल कन्फॉर्मेशन ऑफ एन ब्यूटेन इज, ब्यूटेन के सर्वाधिक स्थायी अनुकौण निरूपण में से कौन है? चलो देखो, अगर आप इस तरीके का निरूपण देख रहे हैं उसमें क्या हो रहा है? CH3 और CH3 एक दूसरे से 60 डिग्री के एंगल पे हैं, तो इन दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन होता है उसे बोला जाता है गाउची इंटरेक्शन, जिसकी वजह से ये थोड़ा अस्थायी हो जाता है। यहाँ पे क्या हो रहा है? गाउची इंटरेक्शन यहाँ पे लग रहा है, तो ये थोड़ा अस्थायी हो गया। ये जो आपकी फॉर्म दी हुई है तीसरे नंबर वाली, उसमें क्या, दोनों कार्बन एक दूसरे के पीछे, ये बंद है, ये कार्बन इधर और दूसरा कार्बन इधर, तो ये एक दूसरे पे प्रतिकर्षण लगा सकते हैं। इसको फॉर्म को क्या बोला जाता है? इक्लिप्स फॉर्म बोला जाता है, व्यसित फॉर्म बोला जाता है। ये भी आपकी क्या होती है? अस्थायी होती है, ये भी गलत। इसमें ये CH3 और H कहीं ना कहीं कोई थोड़ा बहुत प्रतिकर्षण लगा रहे होंगे, तो ये भी अस्थायी होता है। सबसे ज्यादा अस्थायी होता है आपके इस तरीके की फॉर्म, जिसमें ये बंद है, एक कार्बन ऊपर है दूसरा कार्बन नीचे है, एक हाइड्रोजन इधर है दूसरा हाइड्रोजन इधर है, एक हाइड्रोजन इधर है और दूसरा हाइड्रोजन इधर है। ये किसी भी तरीके का एक दूसरे पे कोई प्रतिकर्षण नहीं लगा रहे हैं। इनमें जो ये सबसे ज्यादा स्थायी होता है। तो सब एन ब्यूटेन के जितने भी कन्फर्मर आप देखेंगे उसमें से जो स्टैगर्ड वाला होता है उसका स्थायित्व सबसे ज्यादा होता है, और किसी भी
संरूपण के बजाय। चलिए ठीक है, ये चीज समझ में आई आपको। आगे चलते हैं। क्या पूछ रहा है? द रिएक्शन ऑफ इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड क्या हो जाएगा? C2H5Mg(Br). ठीक है, C2H5Mg(Br). इसकी रिएक्शन किसके साथ करानी है? पानी के साथ करवानी है। तो क्या होगा? जैसा कि आप जानते हैं, इसको बोला जाता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की जो अभिक्रियाएं होती हैं वो शुष्क ईथर में होती है। अगर वो पानी के संपर्क में आते हैं तो वो हाइड्रोकार्बन में बदल जाते हैं। तो क्या होगा? देखो, अगर आप इसे देखोगे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में क्या होता है? ये जो कार्बन होता है इस पे होता है पार्शली नेगेटिव चार्ज, मैग्नीशियम पे होता है पार्शली पॉजिटिव चार्ज, और ब्रोमीन पे होता है पार्शली नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अगर आप इसकी अभिक्रिया पानी के साथ करवाते हो तो क्या होगा? ये H तो इसको देगा, ये बना लेगा C2H5 और H क्या किस में बदल गया? C2H6 में। इथेन का निर्माण कर लेगा, साथ में क्या बनेगा आपका? MgOH और ये Br। तो जब भी आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है पानी के संपर्क में आएगा, वो इस तरीके की अभिक्रियाएं देगा, आपका इसको हाइड्रोकार्बन में बदल देगा, साथ के साथ खुद अलग हो जाएगा। इसी वजह से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की अभिक्रियाएं होती हैं वो शुष्क ईथर में कराई जाती हैं, उसमें पानी का नहीं लिया जाता है। क्या आपको ये चीज़ समझ में आई है? चलिए फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में, जिसमें आगे जितने भी क्वेश्चंस होंगे उनके बारे में इसी तरीके से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।